Hello everyone, and I welcome you all to Guru Mantra classes. This is your part 6 of Center State Relations, chapter number 14. और आज हम इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम देखने वाले हैं। देखिए, इंडिया में आपको पता है डुअल पॉलिटी है, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेशन का डुअल सिस्टम ऑफ जस्टिस नहीं है, ठीक है। यानी कि क्योंकि इंडिया में डुअल पॉलिटी है, हम ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा। डुअल पॉलिटी तो है, बट डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड एस्टैब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स का ये जो सिस्टम है ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, स्टेट हाई कोर्ट्स उसके नीचे हैं और बाकी नीचे नीचे बाकी के कोर्ट्स हैं, ठीक है। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एनफोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉ एज वेल एज द स्टेट लॉ। तो ये जो सिस्टम है ना, इसमें आपके सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ दोनों ही एनफोर्स होते हैं, ठीक है। दिस इज डन टू एलिमिनेट डाइवर्सिटीज इन द रिमीडियल प्रोसीजर। तो ऐसा ना हो ना कि सेंटर का अलग देख रहा है कोई कोर्ट, स्टेट का एक स्टेट का कोई और कोर्ट देख रहा है, एक स्टेट का कोई और कोर्ट। इस तरह की डाइवर्सिटी से बचने के लिए ये जो सिस्टम है, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम, इसको अडॉप्ट किया गया था। जो स्टेट हाई कोर्ट के जजेस होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, और वो कंसल्ट किससे करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस स्टेट के गवर्नर के साथ। ध्यान रखिएगा, मैं क्या कह रही हूं, स्टेट हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे, स्टेट हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे कौन? करेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन कंसल्ट करके सीजीआई और गवर्नर के साथ, उस स्टेट के गवर्नर के साथ, ठीक है। और इनका ट्रांसफर और रिमूवल भी कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करेंगे और रिमूवल और ट्रांसफर भी प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट जो है दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट का गठन कर सकता है। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट, ठीक है। जैसे कि महाराष्ट्र एंड गोवा और पंजाब एंड हरियाणा हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। तो महाराष्ट्र गोवा का कॉमन हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट है। तो ये एस्टैब्लिश करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम देखेंगे कि इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी चल रही होती है, और नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल आपको नींद में भी उठा के कोई पूछे तो आपको याद रहना चाहिए, विच इज आर्टिकल 352, ठीक है। आर्टिकल 352 में आपका नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो जब नेशनल इमरजेंसी चल रही होगी तो सेंटर जो है वो कंप्लीटली एंटाइटल्ड हो जाता है टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू अ स्टेट ऑन एनी मैटर। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। तो एनी मैटर सही होगा, तो सेंटर के पास ये पावर आ जाती है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन स्टेट को दे सकता है ऑन एनी मैटर, ठीक है। थस द स्टेट गवर्नमेंट आर ब्रॉट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर। तो इस टाइम पे कंप्लीट कंट्रोल सेंटर के पास आ जाता है, ठीक है, दो दे आर नॉट सस्पेंडेड। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन कंप्लीट कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है? सेंटर के पास। अब देखिए, जब आर्टिकल 356, चलिए आपके पास आंसर आ ही गया, बट एनीवेज फिर भी आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब देखिए, जब आर्टिकल 356 के अंडर आपका प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ रहता है स्टेट के अंदर, तो प्रेसिडेंट जो है वो अपने आप को अज्यूम कर सकते हैं द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी फंक्शंस है, प्रेसिडेंट वो अपने आप को दे सकते हैं, एंड द पावर वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। तो जब भी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ होगा किसी भी स्टेट के अंदर, तो प्रेसिडेंट के हाथ में पूरी पूरी पावर आ जाती है, चाहे वो गवर्नर की हो या कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ठीक है। अब जब फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है, तो तीनों इमरजेंसी के टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में है, तो ये आर्टिकल 352, 356 और आर्टिकल 360 एकदम नींद में भी उठा के कोई पूछे तो आपको याद होना चाहिए। तो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी का टाइम होता है, जो सेंटर है वो स्टेट्स को डायरेक्ट कर सकते हैं टू ऑब्जर्व कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी एंड कैन गिव अदर नेसेसरी डायरेक्शंस इंक्लूडिंग द रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट। तो सैलरी वगैरह भी रिड्यूस की जा सकती है अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही हो देश में, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो फाइनेंशियल नेचर का हो, सेंटर जो है उसको नेसेसरी डायरेक्शन दे सकता है स्टेट्स को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सैलरी भी कम हो सकती है, लेकिन आज तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अदर प्रोविजंस क्या है देखते हैं।
तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फॉलोइंग अदर प्रोविजंस विच इनेबल द सेंटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो और किन किन जगहों में सेंटर जो है वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल एक्सरसाइज करता है? आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 दो ड्यूटीज इंपोज करता है ऑन द सेंटर। एक तो स्टेट को किसी भी एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाने का, ठीक है, तो सेंटर बचाएगा हर स्टेट को, तो ये सेंटर की दो ड्यूटी है। दूसरा क्या ड्यूटी है? टू एंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हर स्टेट में जो भी गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ कर रही है या नहीं, ये भी किसको देखने का काम है? सेंटर का, ठीक है। और अगर नहीं कर रही होगी तो आपको पता है क्या लग जाएगा? आर्टिकल, कमेंट सेक्शन में बताइए, प्रेसिडेंट रूल का। तो ये चीज ध्यान रखना सेंटर का काम है। जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, उनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये तब तक ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहता है, ठीक है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ही गवर्नर उस स्टेट का पोजीशन होल्ड करते हैं। इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, द गवर्नर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर इन द स्टेट। तो गवर्नर सेंटर का एजेंट की तरह काम करता है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स चाहिए होती हैं सेंटर को, वो गवर्नर उनको देता है। सो ही एक्ट्स एज द एजेंट। Next, he submits periodical reports to the center about the administrative affairs of the center. तो periodical reports भी सेंटर को भेजा जाता है हर स्टेट के गवर्नर द्वारा कि ठीक ठाक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके बाद जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होंगे, दो इनको अपॉइंट तो गवर्नर करता है उस स्टेट का, लेकिन उनको रिमूव करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथों में है, ध्यान रखिएगा। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कर तो गवर्नर रहे हैं, लेकिन हटाने का काम कर रहे हैं प्रेसिडेंट। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस। देखिए, इन बातों को, ऊपर की जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, ये सब तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस भी हैं जिसकी वजह से कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बना रहता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एडवाइजरी बॉडीज़ हैं, कॉन्फ्रेंसेस जो कि सेंट्रल लेवल पे होती हैं, फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडीज़ है जिसमें नीति आयोग है ना। नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन, मतलब पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, फिर नीति आयोग बना। फिर नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, जोनल काउंसिल्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी है, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या यूजीसी जिसको आप कहते हो। ये सारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस हैं, यानी कि जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन का और कोऑपरेशन का काम करती है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड होती हैं आइदर एनुअली और अदरवाइज टू फैसिलिटेट सेंटर स्टेट कंसल्टेशन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ मैटर आर एज फॉलोज। तो देखिए, सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत सारे मुद्दों पे लेकर के कंसल्टेशंस होती रहती है। तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज जो कि एनुअली भी होती है या फिर कभी भी होती है, उनमें नाम है गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस। गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट। चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, इनको प्रिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो गवर्नर का कॉन्फ्रेंस प्रिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस प्रिसाइड करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्रिसाइड मतलब एक तरह से लीड करना। चीफ सेक्रेटरीज का कॉन्फ्रेंस जो होगा वो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, ठीक है। हर IAS एस्पिरेंट का ये सपना होता है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, IG ऑफ पुलिस होता है ना, ये होता है। फिर चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस होता है। चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रिसाइड करते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ वाइस चांसलर होता है। होम मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस होता है जिसको कि सेंट्रल होम मिनिस्टर प्रिसाइड करते हैं। लॉ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस होता है जिसको सेंट्रल लॉ मिनिस्टर प्रिसाइड करते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भी याद रहे तो भी इतना पता रहना चाहिए कि इनको लीड कौन कर रहा है, ठीक है, प्रिसाइड कौन कर रहा है। अब बात करते हैं फिनेंशियल रिलेशन की। तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो फिनेंशियल रिलेशंस हैं, भूलना नहीं है, आर्टिकल 268 से 293, पार्ट 12, 268 से 293
3, 2-4 बार ना मन में ही अगर याद करते रहेंगे तो भूलेंगे नहीं। तो 268 से 293 पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेट और सेंटर के फिनेंशियल मैटर्स को लेकर के बात करता है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और भी प्रोविजंस है जो कि इसी सेम सब्जेक्ट पे डील करते हैं और इसको हम इन हेड्स के नीचे पढ़ेंगे। जैसे कि टैक्सिंग का पावर, कौन टैक्स करेगा फलाना चीज, उसका टैक्सिंग पावर। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने टैक्सिंग के पावर्स को सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। कैसे? पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू लेवाई टैक्सेस ऑन सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। तो देखिए 13 नंबर ऐसे हैं, 13 ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो यूनियन लिस्ट के इन सब्जेक्ट्स के ऊपर टैक्सेस को लेवाई कर सके, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि जो भी स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगा सके और वो 18 है नंबर में। तो सेंटर वाले 13 है, स्टेट वाले 18 हैं, ठीक है। देयर आर नो टैक्स एंट्रीज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी टैक्स एंट्री नहीं है, यानी कि जो कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है इज नॉट अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू टैक्स लेजिस्लेशन। इस बात का ध्यान रखिएगा, कॉन्करेंट वाले में टैक्स लेजिस्लेशन की कोई बात नहीं है। पर 101वां अमेंडमेंट एक्ट 2016 ने एक एक्सेप्शन बनाया जिसमें स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी लगाया, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो अमेंडमेंट है इसने concurrent power दिया upon parliament and state legislature to make laws governing goods and service tax, ठीक है। तो जीएसटी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर होती है। ये एक तरह का एक्सेप्शन है फॉर कंकरेंट वाला, ठीक है। 101वां अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी के लिए आपको याद रखना है। उसके बाद जो रेसिडुअरी पावर ऑफ टैक्सेशन है, तो 3 लिस्ट है, सेंट्रल, स्टेट, कॉन्करेंट और एक आया रेसिडुअरी। तो रेसिडुअरी पावर जो टैक्सेशन का है, दैट इज द पावर टू इम्पोज टैक्सेस नॉट एनुमरेटेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। तो रेसिडुअरी वाले का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। इस प्रोविजन के अंदर जो पार्लियामेंट है हैज इम्पोज्ड गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर टैक्स। तो रेसिडुअरी पावर के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है? पार्लियामेंट ने इम्पोज किया है गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ड्रॉज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पावर टू लेवाई एंड कलेक्ट टैक्स एंड द पावर टू अप्रोप्रिएट द प्रोसीड्स ऑफ द टैक्स सो लेवाइड एंड कलेक्टेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सब कुछ बता रखा है कि कौन किसके पास पावर है कि वो टैक्सेस लगा सके, किसके पास पावर है कि जो लगे हुए टैक्सेस हैं उनको कलेक्ट कर सके, और जो टैक्सेस इकट्ठे हुए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, अप्रोप्रिएशन, ये सब कौन करे। ये सब बातें कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। जैसे कि इनकम टैक्स जो है वो लेवाई और कलेक्ट दोनों ही सेंटर करता है, मतलब लगाया भी सेंटर ने है, कलेक्ट भी सेंटर करता है, लेकिन जब वो आ जाता है तो उसके प्रोसीड्स जो है वो सेंटर और स्टेट्स दोनों में बंटते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्लेस्ड द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द टैक्सिंग पावर ऑफ द स्टेट्स। अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं स्टेट के टैक्सिंग पावर के ऊपर लगाए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है वो? कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो टैक्सेस इंपोज कर सकता है ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड्स, callings and employments, but in total amount of such taxes payable by any person should not exceed 2500 रुपए पर एनम। ध्यान रखिएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर इन प्रोफेशंस, ट्रेड्स, एम्प्लॉयमेंट्स के ऊपर लगा सकता है, लेकिन किसी भी पर्सन का 2500 रुपए साल से ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर और किस चीज में रिस्ट्रिक्टेड है? फ्रॉम इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द फॉलोइंग 2 केसेस। तो सप्लाई और सर्विसेज या फिर दोनों में स्टेट लेजिस्लेचर प्रोहिबिटेड है टैक्स लगाने के लिए। जहां पे स्टेट के बाहर सप्लाई हो रहा है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है, ठीक है। या फिर जहां पे सप्लाई जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से डील कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकता है। फर्दर द पार्लियामेंट इज empowered to formulate the principles for determining when the supply of goods or services or both take place outside the state or in course of import and export। तो जब स्टेट से बाहर सप्लाई हो रहा हो या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है तो उस केस में कौन ये फॉर्मुलेट करेगा? ये किसको पावर दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है पावर। तो ध्यान रखिएगा, इस केस में स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है।
स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इम्पोज कर सकता है टैक्स ऑन द कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है, ठीक है, कि भाई इतना कंज्यूम हुआ है, इतना सेल हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, तो स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है, टैक्स इम्पोज कर सकता है। लेकिन कोई भी टैक्स उस चीज़ पे इम्पोज नहीं करेगा जो कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया गया है बाय सेंटर या फिर बेचा गया है बाय सेंटर या फिर किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑपरेशन रेलवे का अगर सेंटर द्वारा है, और बाय द कंसर्न्ड रेलवे कंपनी और सोल्ड टू द सेंटर और द रेलवे कंपनी फॉर द सेम पर्पज। तो सेंटर और रेलवे से रिलेटेड जो भी मैटर है उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकता है, ठीक है। अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज अ टैक्स इन रिस्पेक्ट टू एनी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड, जनरेटेड, कंज्यूम, डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड बाय एनी अथॉरिटी established by parliament for regulating or developing any interstate river or river valley. लेकिन such a law to be effective should be reserved for the president's consideration and receive his assent. तो जब भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट या फिर इंटरस्टेट रिवर वैली से रिलेटेड कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर सप्लाई या वाटर से रिलेटेड टैक्स अगर लगा रहे हैं तो इसका एसेंट पहले प्रेसिडेंट से लेना होगा, यानी पहले प्रेसिडेंट कंफर्म करेंगे तब आप ये इस टाइप के टैक्सेस लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज। देखिए लेक्चर छोटे हैं इसलिए काफ़ी सारे बन रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशन में, वैसे भी ये बड़ा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए ज़रूरी है कि लेक्चर थोड़ा छोटा रहे, जितना पढ़ रहे हैं उतना एटलीस्ट समझ में आए, ठीक है। तो अगर कोई भी मैसेज भेजना चाहते हैं या कोई किसी प्रकार से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके, जिसका नाम है गुरु मंत्रा 247, वहाँ पे आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।